नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बात विपक्ष की कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में गुमनाम हो रहे विपक्ष के मुद्दों को उठाना है। हालांकि हम वर्तमान सरकारों के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करेंगे। इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ मेहमानों को भी शामिल करते रहेंगे। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिन पर आज बात होना बंद हो गई है या फिर उन मुद्दों पर बात ना के बराबर होती है। विपक्षी सरकारों का अपना एक अलग तंज है और वो तंज ये है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो सरकारों की तरफ से साफ किया जाता है कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या को दूर करने के लिए भरकस प्रयास करते हैं या कर रहे हैं, जिससे उस समस्या को दूर किया जा सके। फिलहाल काफी कुछ है बात करने को लेकर, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम में दिल्ली की नई शराब नीति के बारे में। जो राजनीतिक हलचल बढ़ गई और जिस तरीके से एक के बाद एक आप नेताओं को सीबीआई की पूछताछ में शामिल होना पड़ा और उस कड़ी में आज एक सबसे बड़ा नाम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जुड़ गया, जिन्हें फिर से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। क्या है ये पूरा मामला और कहां से इसकी शुरुआत हुई, आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको सारा कुछ विस्तार से बताएंगे। नई आबकारी नीति के जरिए घोटाला करने का आरोप का सामना कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी अपने फैसलों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने आबकारी नीति में जो भी बदलाव किया है उनमें किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया और ना ही नई नीति में कोई भी खामी है। शराब ठेके का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप बिल्कुल निराधार है। नई नीति से लाइसेंस धारकों का नहीं, सरकार का फायदा होता है। उन्होंने बीजेपी पर मामले के काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का भी उस पर आरोप लगाया हुआ है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी पहले कह रही थी कि 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और आखिर में 30 करोड़ रुपए तक आ गई। आइए जानते हैं कि आखिर मनीष सिसोदिया पर किन किन नियमों के उल्लंघन करने का भी आरोप है। उन्होंने दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को नई शराब नीति को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। चीफ सेक्रेटरी को आदेश था कि वो नई शराब नीति से संबंधित फैसले लेने में किन किन अधिकारियों की संलिप्तता है यह भी बताया। चीफ सेक्रेटरी ने जुलाई में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके आधार पर एलजी ने तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आरएफ गोपी कृष्णा और डेनिक्स आनंद कुमार तिवारी समेत 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश भी कर दी। दरअसल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में नीचे दिए गए 4 नियम कानून प्रथम दृष्टता उल्लंघन होने की बात कही। क्या वो कानून थे? वो ये थे कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टता जीएनसीटीडी एक्ट यानी कि 1991 का बात कही गई। दूसरा, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 की बात कही गई। दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 की भी बात कही गई। दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 की भी बात का जिक्र किया गया। नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगा। रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने कई वैधानिक प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए फैसले लिए। इसमें कहा गया कि नई शराब नीति बनाते हुए जानबूझकर प्रक्रियाओं की भारी अनदेखी की गई और इसके मुताबिक सिसोदिया ने एलजी की अनुमति लिए बिना ही आबकारी नीति में बदलाव कर दिया, जो नियमों का सरासर उल्लंघन है। शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने का आरोप, ये भी आरोप लगा। रिपोर्ट कहती है कि आबकारी विभाग ने 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जो दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के नियम 11 बी की धारा 48 का उल्लंघन है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना के बहाने लाइसेंस धारकों को टेंडर देने के बाद उनसे ली जाने वाली लाइसेंस फी माफ कर दी गई। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और ऐसा लगता है कि आबकारी नीति में बदलाव लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। विदेशी बियर से आयात शुल्क हटाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी विभाग ने बिना अप्रूवल के विदेशी शराब की दरों के आकलन का फॉर्मूला ही बदल दिया और इसके मुताबिक सिसोदिया ने विदेशी शराब की दरों को बदलकर और बियर के हर केस पर
लागू 50 रुपए का आयात शुल्क हटाकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। इससे विदेशी शराब और बियर की खुदरा दरें कम हो गई, लेकिन सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। 8,000 करोड़ का घोटाला कहा गया, अब 1 करोड़ पर आ गया। इस बात का भी हम जिक्र कर देते हैं। मनीष सिसोदिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी राई को पहाड़ बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कहा कि 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा कि 1,100 करोड़ का घोटाला हुआ, और फिर कहा 144 करोड़, और आखिर में 30 करोड़ पर वो लोग पहुंच गए। हालांकि एफआईआर में 1 करोड़ के घोटाले का आरोप है। उन्होंने कहा कि जांच से कौन डरता है। सिसोदिया बोले, मैं जांच का स्वागत करता हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि सभी आरोप आखिर में फर्जी ही निकलेंगे। एक मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ बयान है, हम चाहेंगे कि वो आप सुने। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। पूछताछ के लिए बुलाया क्या? नहीं। तो बयान था, उसमें लगातार वो जिक्र करते हुए दिख रहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, और लगातार जो है हमने अच्छे काम किए, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है वो हमसे डर गई है और इसीलिए जांच एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिया है। हमने कोई भी गलत काम नहीं किया, हम हर जांच का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया ने अपने एक ट्विटर हैंडल पर जो है एक प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी शेयर किया था और वो वीडियो भी शेयर किया था। हम चाहेंगे अभी आपको दिखाएंगे कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब वो आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसको लेकर भी मनीष सिसोदिया ने वो वीडियो जो है अपनी प्रोफाइल पे कुछ दिनों पहले शेयर किया था और कहा था कि हवा के बदलने से लोगों का रुख बदल जाता है। ये वीडियो जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। हम चाहेंगे कि वो वीडियो भी आप देखें। ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे।
सामने लाना चाहिए। झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। सीबीआई राजनीतिक कामों पर जुटी हुई है। ये बयान तो पुराना था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने इस जो प्रधानमंत्री मोदी का ये उस समय का भाषण है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उन दिनों भी सीबीआई की रेड जो है वो गुजरात में कई मंत्रियों कई अधिकारियों के घर पर हुई थी। उस दौरान जो है मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ये सार्वजनिक मंच से ये भाषण किया था और सीबीआई के दुरुपयोग करने की बात कही थी। इसी वीडियो को मनीष सिसोदिया ने कुछ दिनों पहले अपने ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने कहा कि हवाएं बदलने से लोगों का रुख बदल जाता है। इशारा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ था कि ये वही वीडियो है जिसमें वो जिक्र करते हुए दिख रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो है सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और आज वो खुद सत्ता पर बैठ गए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में आ गई है और आज वो जो है हर तरीके से सीबीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सिसोदिया का आरोप है कि तत्कालीन एलजी के यू टर्न से बहुत गड़बड़ी हुई है। सिसोदिया का कहना है कि सारी गड़बड़ी तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के अचानक पलटी मारने से हुई। उन्होंने आबकारी नीति पर यू टर्न लेते हुए प्रावधान कर दिया कि शराब के लाइसेंस धारकों को नई जगहों ठेका खोलने के लिए एमसीडी और डीडीए से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने पिछले महीने सीबीआई को भी चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की और कहा कि अनिल बैजल के अचानक फैसला बदलने के पीछे की मंशा की जांच होनी चाहिए। उधर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि 31 जगहों पर एक साथ छापेमारी में लगे सीबीआई के 900 अधिकारियों को 14 घंटे की तलाश में भी कुछ हाथ नहीं लगा। उन्होंने कहा था कि वो नगद रुपया, ज्वेलरी या बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज आदि ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया क्योंकि कुछ था ही नहीं। उन्होंने अपने इस दावे का आधार बताया कि अगर सीबीआई को कुछ हाथ लगता तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे एक एक चीज बताती कि उसने क्या क्या जब्त किया है। आपको यह भी बता देते हैं कि नई नीति में क्या बदलाव हुआ, कब हुआ, लागू कब हुई और कब ये वापस हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हो गई थी। इस नीति में 100% शराब ठेके प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों दे दी गई और इसके पहले 40% दुकान खोलने की अनुमति ही प्राइवेट ठेकेदारों को दी गई थी। 60% शराब ठेके सरकारी थे। 2 मई 2022 को दिल्ली सरकार के मंत्री समूह से पारित नई नीति में शराब की होम डिलीवरी, रात के 3 बजे तक शराब के ठेके खुले रखने और लाइसेंस धारकों को शराब पर अनलिमिटेड डिस्काउंट देने की छूट जैसे प्रस्ताव किए गए थे। दिल्ली में नई शराब नीति से सरकारी खजाने को हुए संभावित घाटे की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की। इस बीच एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को मामले की जांच करने रिपोर्ट के आदेश भी दिए। तभी सिसोदिया ने 30 जुलाई 2022 को घोषणा कर दी कि 1 अगस्त से दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पूरी तरह से हटा ली जाएगी और पहले की तरह सिर्फ सरकारी ठेकों पर ही शराब बेचने की अनुमति होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा लिखने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी भी ली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इजाजत के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की। सीबीआई दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही थी। किसी केंद्र शासित प्रदेश के विधायक की जांच करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। इधर रविवार को सुबह सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दावा कर दिया था कि जांच एजेंसी ने मामले में आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। हालांकि सीबीआई अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि सर्कुलर प्रक्रिया में है, जल्द ही जारी हो सकता है। एलओसी जारी होने के बाद आरोपी देश छोड़कर भी नहीं जा सकेंगे। सिसोदिया ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ट्विटर के जरिए कई बार हमले बोले। दिल्ली के मंत्री ने लिखा कि मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है, आपको मैं मिल नहीं रहा। सिसोदिया ने सीबीआई की छापेमारी से जुड़ा मोदी का एक
पुराना बयान भी शेयर किया था, जिसको अभी हमने आपको सुनाया। एक बयान और है मनीष सिसोदिया का, हम चाहेंगे कि वो आप सुने। कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे। मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया कभी भी। सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी सीएम का ऑफिस है, वहां पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने। वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे। उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस पूरे शोर शराबे के पीछे असली कहानी क्या है, इसका सच क्या है? सच यह है कि मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं। इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती, तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए। और यही लोग करवा रहे हैं, जो लोग सीबीआई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, यही लोग गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी कर रहे हैं। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। तो लगातार प्रेस के माध्यम से कई बार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर जो है पहचान बनाने लगे हैं। अब वो उनको मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही, ये राज नहीं आ रहा, क्योंकि मजबूत विपक्ष की भूमिका में कहीं आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कथित घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई को आबकारी विभाग देख रहे सिसोदिया की जांच करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए थी और 17A के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों की जांच के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन भी जरूरी होता है। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर जांच की मंजूरी उपराज्यपाल देते हैं। सीबीआई के एक अधिकारी के हवाले से कुछ दिनों पहले रिपोर्ट किया गया कि राष्ट्रपति कार्यालय से 17A के तहत मंजूरी मिलने के बाद 17 अगस्त को सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के ठीक बाद सभी 13 नामित आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। अब इमिग्रेशन अथॉरिटी अलर्ट हो गई है और इनमें से कोई भी विदेश यात्रा नहीं कर पाएगा। सिसोदिया समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने की खबर जो है वो सुबह तक पहुंच गई थी और सीबीआई के इस एक्शन पर सिसोदिया ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया। सिसोदिया ने अपने ट्विटर में कहा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ मिला ही नहीं।
एक पैसे की हेर फेर हमने नहीं की है। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा है। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है आपको, मैं मिल नहीं रहा हूं। सिसोदिया ने मोदी का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो सीबीआई के बारे में कहते हुए दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था कि केंद्र सरकार बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने के बजाय पूरे देश से लड़ रही है। केजरीवाल ने कहा कि रोज सुबह उठकर सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर दिया जाता है। सीबीआई ने 31 जगहों पर अभी तक छापेमारी की थी और छापेमारी के घेरे में सिसोदिया के अलावा दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों के ठिकाने भी थे। अब सीबीआई अफसर बरामद कागजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं और सभी को बुलाकर पूछा जाएगा कि वह सब किसके कहने पर किया गया। अधिकारियों के अलावा सिसोदिया को भी पूछताछ के लिए जल्द ही बुलाया जा सकता है। गिरफ्तारी से भी इनकार फिलहाल तो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान और भी है, हम चाहेंगे कि वो आप सुने। आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर के जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने यहां सीबीआई के छापे के अगले ही दिन मीडिया के सामने आए थे और सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए साजिश के तहत मेरे घर पर छापेमारी की गई। इन लोगों की चिंता अरविंद केजरीवाल है जो राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प के रूप में उभरे हैं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल ही होगा। सिसोदिया ने दावा किया कि 2-4 दिन में ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केजरीवाल सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार बताया। साथ ही शराब घोटाले में सिसोदिया का नाम आने पर तंज कसा कि उनके नाम में मनीष की स्पेलिंग मनी ऐश हो गई है। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी घोटाले को लेकर सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए आज अपने मुख्यालय बुलाया था और सिसोदिया को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा। 11 बजे मनीष सिसोदिया पहुंचे भी। इससे पहले सिसोदिया ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट भी किए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के घर के आसपास धारा 144 भी लगा दी गई है और हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। सीबीआई मुख्यालय की ओर से जाने वाले रास्तों को भी बैरिकेड से बंद कर दिया गया। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने कई ट्वीट किए थे। सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे आने वाले दिनों में जो है रोकने के लिए पूरा खाका तैयार किया गया, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। हालांकि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले मां का भी अपने आशीर्वाद लिया और इसके बाद पत्रकारों से कहा कि मुझे सीबीआई में बुलाया गया है और मैं निकल रहा हूं। इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। सीबीआई रेड में एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ भी नहीं मिला, वहां गोल्ड कैश या प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिले। मेरे गांव में पूछताछ की, वहां भी कुछ नहीं मिला। इन्हें पता है कि पूरा केस फर्जी है और इनका मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं आने वाले जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर चुनाव अभियान ना कर पाऊं। बीजेपी पूरी तरीके से डर गई है और गुजरात में जब भी गया तो वहां के स्कूलों और अस्पतालों की हालत खराब है।
गुजरात के लोगों को उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी से गुजरात से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ तो वहां भी दिल्ली की तर्ज पर काम किया जाएगा। गुजरात के लोगों को भरोसा है, इसलिए बीजेपी मुझे जेल में डालना चाहती है। मुझे जेल में डाल देंगे तब भी बच्चा बच्चा चुनाव लड़ रहा है। ये मेरे परिवार का प्यार और आशीर्वाद है। ईमानदारी से काम करते हैं और भगत सिंह की तरह काम कर रहे हैं। गुजरात में भी काम किया जाएगा। तो लगातार एक के बाद मनीष सिसोदिया ने कई ट्वीट भी किए थे आज सुबह जो है सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले। इसके बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए और लगातार वो आज से नहीं, जब से ही ये जो नई शराब आबकारी नीति को लेकर जब ये उठापटक देखने को मिली, तब से ही जो है डिप्टी सीएम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है। हालांकि केस चल रहा है, सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ के बाद में और कई दस्तावेज खंगालने के बाद में सीबीआई के हाथ में क्या आता है और इस केस में क्या कुछ नई जो नई बातें हैं वो उजागर होंगी, इसका भी जिक्र जो है हम समय समय पर करते रहेंगे। तो फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। कल हम नए मुद्दों के साथ में विपक्ष की बात में आपके साथ में जुड़ेंगे और हर बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।